हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी एलएलबी जिसके थ्रू आपके डीयू एंड बीएचयू में 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन होता है, उसका 2023 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन डिस्कस किया जाएगा। अब देखो, इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एनालिसिस भी मिलेगा। एनालिसिस का मतलब क्या है? किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। जीके में बहुत सारे आपके अलग अलग सेक्शंस हैं, उनमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है, ये सारे एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है वो तो रहेंगे ही, जो बाकी क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज में से हैं या जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जिस तरह से मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो में किए गए थे। अभी आपको पता है आपके सिलेबस में 5 सेक्शन होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जीके का सेक्शन इसमें कवर किया जाएगा, बाकी कंप्यूटर और इंग्लिश का सेक्शन आने वाली वीडियोस में कवर होगा। अगर आप जीके के सेक्शन की बात करें तो ये सिलेबस जो है जीके का बहुत लंबा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है किस बुक में से कवर करें। तो ये बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हुई है ऑलरेडी, लूसेंट की जनरल नॉलेज, इससे आप कवर कर सकते हो। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को ये बुक थोड़ी हैवी लग रही है कि इतना वो कवर नहीं कर पाएगा, तो आर्यन पब्लिकेशन की भी एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, वो थोड़ी पतली होती है, तो उसको आप ले सकते हो। 70-80 पेज के आसपास की होती होगी, उसको आप ले सकते हो। वो थोड़ी पतली है, उससे भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक लो। इसमें आप सारे जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस जो है कवर कर पाओगे। इसमें कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन पूरा कंप्यूटर इसमें कवर नहीं हो पाएगा। बेसिक कंप्यूटर आप जनरल नॉलेज की वाली जो लूसेंट है उससे आप कवर कर पाओगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2022 के अंदर जीके से टोटल 20 क्वेश्चंस थे। 2023 की बात करें तो जीके से टोटल 19 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है, और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन है, वो तो मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, इस साल मोस्टली सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन लिटरेचर यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं उससे और ज्योग्राफी से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री से बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन हैं। पर्सनैलिटी से बात करें तो आपकी 1 क्वेश्चन आपका पर्सनैलिटी से आया है। स्पोर्ट्स से बात करें तो स्पोर्ट्स में आपके आप कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप मान सकते हो। तो एक क्वेश्चन इससे भी आप मान सकते हो कि स्पोर्ट्स से आया है। बाकी पर्सनैलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो भी स्पोर्ट पर्सनैलिटी का ही है, तो उसको आप स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हो, पर्सनैलिटी में भी डाल सकते हो। बाकी नेशनल है इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स से बात करें तो इकोनॉमी में भी आपका एक ही क्वेश्चन आया है। इकोनॉमी में चाहो तो आप 2 क्वेश्चन भी बोल सकते हो, एक अमाइलेशन वाला क्वेश्चन है और एक दूसरा एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आप इसमें चाहो तो रख सकते हो। साइंस की बात करें तो साइंस में आपका इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड है और एक आपका विटामिन से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स से बात करें तो जनरली आपको कोई बताएगा नहीं कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया, वो बोलेंगे नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया है। जो आपका स्पीकर वाला क्वेश्चन है वो आपका पॉलिटिक्स के सेक्शन से है, उसको आप पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, उसको आप पॉलिटिक्स का क्वेश्चन बोलोगे। ट्रेड अवेयरनेस से बात करें तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका आया है, पॉलिटिक्स से भी एक क्वेश्चन। बाकी कल्चर की बात करें तो कल्चर से आपके एक लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपके कल्चर से रिलेटेड है। अब देखो, ये जो पूरा जीके का सिलेबस दिया हुआ है इसमें अवार्ड्स मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है। लेकिन अवार्ड से इस बार काफी क्वेश्चन आए हैं, आपके 3 क्वेश्चन जो है अवार्ड से आए हैं। एक आपका भारत रत्न पे आया है, 2 क्वेश्चन आपके भारत रत्न पे है और एक आपका नोबेल प्राइज पे है, तो 3 क्वेश्चन आपके अवार्ड के सेक्शन से हैं। इसके अलावा जी करंट अफेयर स्टूडेंट पूछेंगे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम हमें देना चाहिए। तो देखो, करंट अफेयर की बात करें तो एक तो आपका 2022 का नोबेल प्राइज का क्वेश्चन आया, तो उसको आप अवार्ड्स में भी रख सकते हो कि नोबेल प्राइज तो आप वैसे भी कवर करोगे। और दूसरा जो आपका एक 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप गेम्स में भी रख सकते हो, स्पोर्ट्स में भी रख सकते हो, करंट अफेयर में भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और है, वो थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन उसको आप कह सकते हो कि थोड़ा वो हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन बाकी जो करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन है वो आप, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, अवार्ड्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है। ये सब जो आपके टॉपिक्स होते हैं इनसे ही जनरली करंट अफेयर घूमता है। तो बहुत सारे जो आपके डेली एक एक घंटा करंट अफेयर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, अगर आपकी हैबिट है पढ़ने की तो अच्छी बात है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको आपने देखा 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके अवार्ड और स्पोर्ट्स से ही आ गए, ये आप वैसे भी कवर करोगे। तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपको इसी में से आ गए, बाकी जो एक क्वेश्चन और था वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो मंथली करंट अफेयर आप कवर कर लो, बाकी एग्जाम के पहले जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जैसे अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, या मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई आपकी, इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं चैनल पे कवर करूँगा, और भी बहुत सारे चैनल्स पे कवर किया जाता है, तो वहाँ से आप कवर कर लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप बैच में आप एनरोल्ड हो तो उसमें भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये करंट अफेयर का पर्सपेक्टिव था। डेली करंट अफेयर प्लीज़ मत करो, बहुत सारे चैनल पे आपको बोला जाएगा कि डेली 1 घंटा लगाओ, 1 घंटे की वीडियो देखिए, एनालिसिस देखो, किसी काम का नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा? इस साल सिलेक्शन जो है 225, 226 के आस-पास लास्ट सिलेक्शन हुए हैं।
तो अगर आप 240 भी मान के चलो कि मैं अगर 400 में से 240 स्कोर करता हूँ तो मैं सेफ हूँ। करंट अफेयर के उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम लगा लो 5, 5 से ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं आएँगे, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स इनमें से आ जाएँगे, तो ये तो आप वैसे भी कवर कर रहे हो। तो 1-2 क्वेश्चंस के लिए आप इतना टाइम उसमें मत दो। मैथ्स, रीजनिंग ये क्वेश्चन आपके हैवी पार्ट है, इसको आप कवर करो, इसमें आप टाइम दोगे 1 घंटा डेली, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। करंट अफेयर में उतना स्कोप नहीं है, तो आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर पे मत दो, ये मैसेज है, बाकी आपके ऊपर है, कुल्हाड़ी आपकी है, पैर आपका है, जहाँ मारना है आप मार सकते हो। अब देखो, पूरा एनालिसिस तो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन जैसे कि बाकी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो ईज़ी टू मॉडरेट है, बाकी कहूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके टफ लेवल के भी पूछे गए हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मोस्ट स्टूडेंट ने उसको या तो छोड़ा है या उनके गलत हो गए हैं। बाकी मोस्ट टॉपिक्स आपके इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्योग्राफी से और कल्चर से लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इनको भी आपको कवर करना पड़ेगा बेसिक्स, ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में पूछ लें, तो आपको पूरा जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करनी है। बाकी जो पीवाईक्यूज़ हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम जो है 2023 में, 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है, उस समय बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स इंडिया में होते रहते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो एनटीए करवाता है, अब एनटीए सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम भी करवाता है, सीयूईटी यूजी का भी करवाता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं जीके के सेक्शन में, उनको आपको कवर करना है। ठीक है? वो कैसे कवर करोगे? या तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले सकते हो, आप खुद पेपर वगैरह अरेंज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाता चलूँगा कि किस तरह से जो 2023 के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, वही सेम क्वेश्चन 2022 में, 2023 में बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैक्सिमम वहाँ पे एज ले सकते हो। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो सिलेबस बहुत बड़ा है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कितना पढ़ते रहोगे आप? साइंस बहुत बड़ी है, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है। जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, उनसे आप कवर करने की कोशिश करोगे तो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। बस दिक्कत ये है कि जो आस-पास के एग्ज़ाम हो रहे हैं या जो बाकी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ये आपको पता कैसे लगेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो खुद पेपर आप अरेंज करो, या तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लो। जैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप जैसे मान लो टेस्ट सीरीज़ में हमारे अप्रॉक्सिमेटली 2500 क्वेश्चन्स होंगे, तो ये 2500 क्वेश्चन भी अगर किसी ने ठीक से कर लिए और उसके सॉल्यूशन ठीक से रीड कर लिए, 90% के आस-पास पेपर जो है इन्हीं के आस-पास से आ जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन के साथ-साथ क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जिस हिसाब से आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस को अरेंज कर दिए हैं कि पहले हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पहले आएँगे आपके, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर पर्सनैलिटी के, फिर स्पोर्ट्स से, ताकि आपको पता लग जाए जो यहाँ पे डिवीज़न मैंने दिया है वो एक्ज़ैक्टली क्वेश्चन कौन-सा है। ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन जो है अरेंज कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दी गई है। दादाभाई नौरोजी वाज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज़ अ मेंबर ऑफ यूके पार्लियामेंट। तो देखो दादाभाई नौरोजी हिस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर फिगर है। इनके बारे में 2-4 फैक्ट्स तो आपको ऐसे भी पता होंगे कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यूके की पार्लियामेंट के पहले इलेक्टेड मेंबर थे इंडियन जो थे। ठीक है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी आपकी सेम वही बोल रहा है कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। अब देखो आप ये बोलोगे कि मान लो हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बेसिक हिस्ट्री पढ़ी, तो आपको पता कैसे लगेगा? आप देखो एग्ज़ैक्ट सेम, ये तो हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्ज़ैक्ट सेम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप बोलोगे इसमें तो दादा भाई नौरोजी का नाम भी नहीं दिख रहा। अब इसको ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन-सा करेक्टली मैच नहीं है? तो नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा था, सही है। नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था, ये भी सही है। पागली जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा था। लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं था, ये दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है? तो यहाँ से आपको इसको कैच करना है। ये देख सकते हो आप, सीडीएस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमारी टेस्ट सीरीज़ में ये इंक्लूडेड था। अब इसका हमारी टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या होगा आपको? जो उसका सॉल्यूशन होगा ना, उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, उसमें जो भी फैक्ट्स वगैरह पूछे जा रहे होते हैं, या जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वो सारे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखने को मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो पहले ये बता दें कि जो वॉइस ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर था, क्योंकि वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था 1883 में। इसके अलावा बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। अब नीचे जाओगे तो दादा भाई नौरोजी के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एग्जाम में जनरली आते हैं, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। इसके अलावा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है यूके की पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट इंडियन मेंबर बने थे, और ये कौन सी पार्टी से बने थे? लिबरल पार्टी से बने थे। इसके अलावा इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है ये फाउंडिंग मेंबर थे, और जो 3 बार ये प्रेसिडेंट भी बने थे 1886 में, 1893 में, 1906 में। देख सकते हो आप, इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स में जनरली पूछा जाता है, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन्स है उसके जो डिटेल्ड आंसर है उसको भी ठीक से कवर कर लेगा, तो मोस्ट पार्ट उसके जो एग्ज़ाम के
जो उससे रेलेवेंट है वो उसके कवर हो जाएंगे। बाकी आपको बताया हिस्ट्री बहुत लंबी है, 2 क्वेश्चन आने हैं आपके, कितना भी पढ़ते रहो, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जो ना आए, और हो सकता है कि कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपका सीयूटी पीजी में आ गया है। सीयूटी पीजी का एग्जाम भी आपका ये मई के अंदर हुआ था, ये एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर हुआ है। तो जो मैं क्रक्स यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन जो हैं, बाकी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जनरली जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे आप देखोगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पाओगे। सेम जो हमारे आंसर्स वगैरह होते हैं वो हिंदी में भी दिए होते हैं, जो डिटेल सॉल्यूशन होता है वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, क्वेश्चन भी आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया। महात्मा गांधी ने किस जगह से अपना पहला सत्याग्रह इंडिया में शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा कि चंपारण बिहार से महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह जो है, प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अब देखो, मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं पता, तो ये सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका अग्निवीर, आपको पता है अग्निवीर स्कीम आ गई, उसके बाद अग्निवीर वायु का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, जुलाई 2022 में, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इन इंडिया वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह। इंडिया के अंदर अपना पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ से स्टार्ट किया? चंपारण इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो, अग्निवीर के एग्जाम में जुलाई 2022 में ये पूछा गया, और अगले ही साल आपका जो सीयूटी पीजी एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एग्जैक्टली जो सेम क्वेश्चन हैं वही घूमते रहते हैं। आसपास जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, उनमें से रिलेटेड या उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जनरली जो पेपर प्रिपेयर करने वाले होते हैं वो और भी एग्जाम्स के पेपर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जो सीयूटी पीजी का आपका जो एग्जाम है सिर्फ वही एक क्वेश्चन पेपर वो पर्टिकुलर व्यक्ति बनाएगा या वो ग्रुप ऑफ व्यक्ति बनाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सिमिलर लोग ही बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लो, बैंक ले लो, एसएससी ले लो, इनमें जो 95% क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर वाले ही घूम घूम के आते रहते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए ट्रेंड पे आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, बाकी पुराने वाले क्वेश्चन ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डिटेल सॉल्यूशन में सारी चीज़ें चंपारण के बारे में बताई गई हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी से रिलेटेड और भी जितने फैक्ट्स हैं वो सारे यहीं पे मेंशन कर दिए गए हैं, ताकि अगर ये सॉल्यूशन आप पढ़ लेते हो, जो डिटेल सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज में दिया जाता है उसको भी आप पढ़ लो, तो उससे ही आपका महात्मा गांधी पूरा प्रिपेयर हो गया। अब इससे बाहर महात्मा गांधी से जनरली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कुछ आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो महात्मा गांधी से रिलेटेड दांडी मार्च और बरदौली, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दांडी मार्च से रिलेटेड और बरदौली जो सत्याग्रह था उससे रिलेटेड भी सारे फैक्ट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो ये समझने की कोशिश करो कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड पूरा महात्मा गांधी का एक टॉपिक आपका कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3, ये एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इन द ईयर 1988, इट इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फाइनल आंसर की में ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? या तो क्वेश्चन गलत होता है या उसमें उसमें कोई टेक्निकल एरर होता है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअली में अगर देखो तो जो 61st अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा जो एज है वो 21 से 18 की गई थी। इसका एज सच आर्टिकल में बहुत ज्यादा कह सकते हो आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है। हालांकि अगर देखोगे आप तो जो एज दी गई है वोटिंग की वो आर्टिकल 326 में दी गई है, लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि बेसिक फैक्ट यही है कि जो एज को रिड्यूस किया गया वो 61st अमेंडमेंट के जरिए किया गया है। आर्टिकल से ये ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ये अमेंडमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अगर नहीं भी ड्रॉप किया जाता तो अगर आपका सही क्वेश्चन आएगा तो उसमें अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि अगर देखी देखिए आर्टिकल ही देना है तो 326 से रिलेटेड आर्टिकल है। 326 में वोटिंग की जो एज है उसको स्पेसिफाई वहाँ पे किया गया है। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन 2020 में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, इसमें दिया गया है द वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो देखो, इसमें करेक्ट पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बताना है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो वोटिंग की एज है उसको 21 से रिड्यूस होकर 18 ईयर्स कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था और ये हमारी टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूडेड था, सेम यही क्वेश्चन। अब देखो, जो टेस्ट सीरीज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेरियस एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं जो अभी रिसेंट में हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के बाकी एग्जाम के क्वेश्चन है वही घूम घूम के बाकी एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो हमारे टेस्ट सीरीज की सबसे मेन बात यही है कि जो बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे टेस्ट सीरीज में। तो ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था, आप देख सकते हो एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और इसमें ये बताया भी गया कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 326 है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑप्शन में दिए गए जैसे 60 वाला, 62nd, 63rd, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो जो डिटेल सॉल्यूशन होता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है टेस्ट सीरीज के अंदर।
बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन और आंसर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 28th स्टेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका झारखंड। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन देखो, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का ये एग्जाम है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हुआ झारखंड। ठीक है, आपको अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि आपके मोस्टली क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चन आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, रिसेंट एग्जाम में, और उस हिसाब के आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड को बनाया गया था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 15 नवंबर 2000 से, और ये जो है भारत का 28वां राज्य बना था। बाकी झारखंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी भी यहाँ पे दी गई है। तो डिटेल आंसर्स होते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दी गई है, इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब यहाँ पे मैच करनी है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो होपफुली अगर आपने पॉलिटी बेसिक भी पढ़ा है तो आपने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे कि भारत के संविधान में कौन सा पार्ट जो है या कौन सा फीचर किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब देखो इनमें से अगर एक फीचर भी आपको पता हो ना, जैसे बेसिक तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी यूएसएसआर से लिए हैं। इनमें से एक भी आपको पता हो, जैसे मान लो आपको ये पता है कि जो फंडामेंटल राइट है और जो प्रियम्बल है वो यूएसए से लिया है, तो इसको आपने एक को मैच कर लिया कि बी वाला जो है फोर्थ है। अब ऑप्शन में जाओगे तो बी फोर्थ जो है सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिया है, बाकी किसी में दिया ही नहीं है। तो एक भी आप पहचान लेते हो तो आराम से आप फोर्थ को मार्क कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? बाकी आपको मैं बता दूं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट, ये सारे हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, और आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन ये हमने लिए ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन, ये तो हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने क्वेश्चन को, सेम एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एमपीएससी राज्य सेवा प्रीलिम्स 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपको ट्रेंड का भी पता लगता है कि किस टाइप के ट्रेंड के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो ट्रेंड होता है वो भी एग्जाम्स में कॉपी किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसके अंदर सिंपली मेंशन किया हुआ कि हर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हुआ है। अगर आपने मान लो सोर्सेज नहीं पढ़े तो सिंपल उसके डिटेल सॉल्यूशन से ही आप पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप सिंपली एक क्वेश्चन के आंसर से कवर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें जो है मेंशन कर दी गई हैं, और सेम यहाँ पे हिंदी में भी उसको मेंशन किया गया। यहाँ पे शायद मैं डालना भूल गया इसको, लेकिन जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो कि ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, या इसको आप बोल सकते हो ये पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके जो सिलेबस है उसमें पर्सनैलिटीज मेंशन की हुई है, तो इसको हम बोलेंगे कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी आप स्पोर्ट्स का भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि ऐसी कौन सी महिला है, इंडियन महिला है, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे आरोहण किया है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। तो इनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव ने, या संतोष यादव जो है पहली महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एचएसएससी लॉ डिवीजन क्लर्क जो आपका 2020 में पेपर हुआ है उसके अंदर पूछा गया। अब यहाँ पे बोलोगे तो क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल एंड चाइना, यानी कि ऐसी भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने नेपाल से भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और चीन की तरफ से भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाओगे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज के जो डिटेल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप देखोगे ये तो इसका आंसर अनिता कुंडू है कि अनिता कुंडू ने सबसे पहली बार नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है कि नेपाल की साइड से 2013 में और चाइना की साइड से 2017 में। लेकिन इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये संतोष यादव के बारे में मेंशन किया हुआ है कि संतोष यादव जो है पहली वुमेन है जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी, 1992 में और 1993 में। बाकी आप देखो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड और भी जो महिलाएं हैं जिन्होंने इसके ऊपर चढ़ाई की है वो सारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अरुणिमा सिन्हा हो गई, बछेंद्री पाल हो गई, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जितनी भी आपकी महिलाएं हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके इतनी छोटी सी स्लाइड में कवर हो जाएगा। तो ये फायदा होता है आपके डिटेल सॉल्यूशन का कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके चारों तरफ 360 व्यू में जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे आपके इन सॉल्यूशन से कवर हो जाते हैं। सेम यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अब देखो कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके हुए थे ये आपके बर्मिंघम में हुए हैं और ये अगस्त के आसपास आपके हुए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साल पुराने करंट अफेयर्स आपके आते हैं, तो आपका एग्जाम जो मई में हुआ था और मई 2023 में हुआ था, और ये करंट अफेयर है आपका अगस्त 2022 का। अगस्त 2022 यानी कि एक साल पुराने करंट अफेयर आपको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। 6 महीने से पूरा काम नहीं चल पाता, जनरली क्वेश्चन जो है थोड़ा पीछे भी पूछा जाता है। बाकी ये तो आप वैसे भी कवर करोगे, जब स्पोर्ट्स का सेक्शन आप कवर करोगे तो उसमें ये आप
स्पोर्ट्स करंट अफेयर में वैसे भी कवर करोगे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में घूमने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका जो आंसर है वो निखत जरीन है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे इनमें से गोल्ड मेडल जो है निखत जरीन ने जीता था बॉक्सिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो करंट अफेयर की मैंने क्लास आपकी ली थी उसके अंदर भी मैंने आपको जो करंट अफेयर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये करंट अफेयर जब मैं ले रहा था वो मार्च 2023 का करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर कि जो निखत जरीन है, लवलीना है, इसके अलावा दो और आपके बॉक्सर्स हैं, इन्होंने जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे भी ये न्यूज़ में आया था, यहाँ पे भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो निखत जरीन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी जीता है, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी जीता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाकी जो जो अर्जुना अवार्ड विनर्स की लिस्ट है 2022 की उसमें भी देखोगे आप, तो उसमें भी निखत जरीन का नाम है। तो अर्जुना अवार्ड की जो अवार्ड वाली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी मैंने इसको मेंशन किया था कि जो अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं। हालांकि अर्जुन अवार्ड पे नहीं आया, लेकिन यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम की हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो निखत जरीन को बॉक्सिंग के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला था 2022 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे यूएनएफसीसी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू रेगुलेट। ठीक है, अब देखो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ग्रीन हाउस। जो यूएनएफसीसी है एक ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस एमिशन और इसके थ्रू जो इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए उनके ऊपर जो वेरियस एग्रीमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है यूएनएफसीसी जो है काम करता है। अब देखो इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2016 कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसके अंदर पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वही आपका यूएनएफसीसी थी। ये किससे डील करता है? तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के मिटिगेशन यानी कि उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो वेरियस एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। कोर्स कौन कौन से हैं, टेस्ट सीरीज कौन से हैं, प्राइस कितना, डिस्काउंट वगैरह, वो सारे आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर यूएनएफसीसी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन करते हैं। इवन जो करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये जो इसका डिटेल आंसर आप पढ़ोगे तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये पूरा टॉपिक आपका इस पर्टिकुलर स्टेट से ही कवर हो जाएगा। एक स्लाइड से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सेम यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच इंडियन बैंक बिगेन इन 1990 व्हेन चंद्रशेखर घोष क्रिएटेड अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब देखो जो फाइनल आंसर की थी उसके अंदर इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो तो बंधन बैंक होना चाहिए, लेकिन जो बंधन बैंक है वो 1990 में स्टार्ट नहीं होता, वो शायद 2005 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बाकी ये फैक्ट इसमें गलत था, इसलिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है और जो एक शायद इसमें कुछ और दिक्कत थी वो आगे मैं आपको सुनाऊंगा, तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। अब देखो ये समझो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उस क्वेश्चन को जितने भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा ना उन सभी को मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के सितंबर में 2022 में ये एग्जाम हुआ है, इसके अंदर पूछा गया है। देखो विच वाज द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू विन बैंक लाइसेंस इन 2014 बाय आरबीआई। अब देखो इसका जो आंसर है ना वो बंधन बैंक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर। अब देखो यहाँ पे बंधन बैंक जो है इसका आंसर है और इसके आप इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बंधन बैंक से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप घोष जो है इस बंधन बैंक के वो घोष ने इनको बनाया है। बाकी कब इनको मिला, क्या इनके काम है, वो सारी चीज़ें आपको इसी एक स्लाइड में देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन हैं उन ऑप्शन से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बाकी ड्रॉप भी हो गया तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 सितंबर 2022 में, मई 2023 में ये सेम क्वेश्चन आपका इसमें सीयूटी पीजी के एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फर्स्ट है अमलगेशन अमलगेशन इज द मर्जर टू टू और मोर कंपनी व्हेन नेसेसिटी अराइज इनटू अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अमलगेशन का मतलब क्या है कि दो कंपनीज जो है उसका मर्जर कर रहे हैं जब ऐसी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट है द ओल्ड फर्म्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद जो है जो पुरानी फर्म्स होती है, पुरानी कंपनी होती है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि मान लो ये कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है, जब इनका मर्जर होगा तो या तो जो नई कंपनी होगी इसका नाम कुछ नया नया नाम लिया जाएगा, नया नाम रखा जाएगा, या तो इन दोनों कंपनी में से किसी एक कंपनी का नाम चलता रहेगा। जैसे अब मान लो वोडाफोन और आइडिया ये दोनों आपकी अलग अलग कंपनी थी, जब इनका मर्ज हुआ तो वी बना दिया। ठीक है, वी बना दिया, वोडाफोन आइडिया कर दिया। इसी तरह से मान लो बैंक के आपके मर्जर हुए थे, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो जो आपका कैनरा बैंक था उसके अंदर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज कर दिया गया था। तो उससे क्या नहीं, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ
जो आपका कैनरा बैंक था उसके अंदर मर्ज कर दिया गया सिंडिकेट बैंक को। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सिंडिकेट बैंक की ब्रांचेस थी उसका रीनेम कर देगा कैनरा बैंक, यानी कि सिंडिकेट बैंक वहाँ पे एंड हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि पुरानी फर्म का नाम जो है बना रहता है, जो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट होगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। अब देखो एग्जाम में आपको ध्यान रखना कि जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वो आपकी लैंग्वेज में आएंगे। जैसे इंग्लिश इंग्लिश मीडियम आपने चूज किया है तो लैंग्वेज क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। हिंदी मीडियम आपने चूज किया है तो लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो बाइलिंगुअल आते हैं। मान लो आपको कोई क्वेश्चन जो है हिंदी में उतना समझ नहीं आ रहा, वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको आप एक बार जल्दी से हिंदी में पढ़ सकते हो। हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो एक बार जल्दी से इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो ये आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब देखो सेम यही क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका एमपीपीईबी ग्रुप 2 का जो पेपर होता है जो कि 2021 में हुआ था, उसके अंदर पूछा गया कि डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्जर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मर्जर के बारे में दिया हुआ और इसका जो डिटेल्ड आंसर है उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाई गई हैं। तो अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा होता है तो उसको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे ह्यूमन आई इज अ सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि जो ह्यूमन आई से रिलेटेड इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पहचाननी है। और देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना। जो आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, तो आपको पता है बिल्कुल रेटिना जो है आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे इमेज आपकी फॉर्म होती है। विच हैज फोटो रिसेप्टर सेल्स, यानी कि जहाँ पे फोटो आपकी बनाई जाती है, जो फोटो आपकी इमेज बनती है वो आपकी रेटिना के ऊपर ही बनती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स आर टू टाइप्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स डे लाइट विजन एंड कलर विजन इज फंक्शंस ऑफ रॉड्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होती। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लेंस ऑफ द आई इज अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको थोड़ा इस टाइप का लेंस बना होता है आई के बीच में। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो ए और सी जो आपके करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड ही क्वेश्चन ये देख सकते हो आप। सीटेट का एग्जाम आपका होता है 6 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ है। इसके अंदर भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन आई के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस क्या है, वो सारे यहाँ पे आपको मैच करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सीयूटी पीजी में भी पूछा गया, बस इसमें आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया, यहाँ पे आपको मैच करना है। ठीक है, अब देखो इसका जो आप डिटेल आंसर पढ़ोगे उसके अंदर ह्यूमन आई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन आई का डायग्राम यहाँ पे मैंने दे दिया आपको ताकि आप समझ सको। ठीक है, ये सारा आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बीच में है ये आपका लेंस है, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये आप देख सकते हो इसकी जो शेप है वो कॉनकेव नहीं है, कॉनकेव आपका ऐसा होता है। ये आपका कॉन्वेक्स इस तरह की शेप है। बाकी आप देख सकते हो ये रेटिना है आपके, जब यहाँ से लाइट आती है तो जो इमेज है आपकी वो रेटिना पे जाके फॉर्म होती है। बाकी जितने पार्ट्स होते हैं आउटर मोस्ट लेयर में, मिडिल लेयर में, उसके बाद फिर आपका जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली ह्यूमन आई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा। ये है, कोई भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा उसका जो डिटेल सॉल्यूशन होगा उससे बाहर उस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपली। सेम वही हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये है एग योक, सालम, लिवर एंड मिल्क आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, यानी किस थोड़ा क्वेश्चन की फ्रेमिंग में दिखा था, लेकिन किस विटामिन के अंदर ये सारा आपको मिलता है। इन सारी चीज़ों में कौन सा विटामिन आपको मिलता है, ये क्वेश्चन आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो इन सब चीज़ों के अंदर ना बाकी विटामिन भी होते हैं आपके, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है, जो मोस्ट उसमें फंडामेंटल विटामिन होता है इन सब चीज़ों के अंदर कॉमन, वो आपको बताना है। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है बाकी एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम में, जो कि नवंबर 2022 में हुआ है, नवंबर में ये हुआ है, फिर मई में आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इन सब चीज़ों के अंदर कौन सा विटामिन आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आप देखोगे विटामिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसका आंसर विटामिन बी 12 था। ये जो आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है इसमें विटामिन बी 12 था, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद जो ऑप्शंस में आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो सारे कॉमन आपके विटामिन से जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि वो विटामिन कौन सा है, क्या उसके अंदर होता है, उससे कमी अगर हो जाती है उस विटामिन की तो कौन सी डिजीज होती है, सोर्सेज क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों से वो मिलता है। जैसे यहाँ पे देखोगे विटामिन डी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिश से मिलता है, एग से मिलता है, लिवर से मिलता है, मशरूम से मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बी 12 का यहाँ पे देखोगे तो मीट से मिलता है, अदर एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, तो ये अगर चार्ट किसी ने पढ़ दिया होगा टेस्ट सीरीज के आंसर से तो उसका काम भी हो जाता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है हु रिजाइंड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1967, यानी कि
1967 और 1977 के बीच में, अब देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ पे 1969 और 1977 दिया हुआ है और यहाँ पे 1967 से 1977 दिया हुआ है। तो जो पेपर का लेवल था, जो जिसने भी पेपर बनाया, बहुत सारी गलतियां थी पेपर में। देखो 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, एक क्वेश्चन इसमें भी दिक्कत थी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 1967 से 1970 के बीच में, अब देखो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस हो, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है ना, उसको ठीक माना जाता है। ये आप ध्यान रखो। तो 1967 से 1977 के बीच में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने स्पीकर की पोस्ट से रिजाइन किया और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसमें लड़े और जीते? ठीक है, तो ये आपके व्यक्ति हैं नीलम संजीवा रेड्डी। अब देखो कोई बोल सकता है ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है, लेकिन पॉलिटी में इतना पॉलिटिक्स को हम डिस्कस नहीं करते कि वो व्यक्ति ने वो उस समय ऐसा किया था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, जो प्रेसिडेंट बनाया उसकी पहले हिस्ट्री क्या थी, हम हमें पता हो सकता है। लेकिन अगर कैटेगरी देखो तो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स की जो पर्सनैलिटीज होती हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अब देखो सेम यही क्वेश्चन यूपीपीएससी 2021 का जो पेपर होता है दिसंबर 2021 में, उसके अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो सर्व्ड एज लोकसभा स्पीकर? इसका आंसर भी नीलम संजीवा रेड्डी है। तो ये फायदा होता है जब आप बाकी एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट करते हो जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट होते हैं। कुछ आपके ऐसे एग्जाम भी होते हैं जिससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, तो वो क्लासीफाई करना कि कौन से एग्जाम्स के कौन से क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है, कौन से रेलेवेंट नहीं है, वो आपको करने में मुश्किल आ सकती है। उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, या कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करोगे तो उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हो नीलम संजीवा रेड्डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लो कहीं से भी, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे आपका सारे जो पूरा टॉपिक है वो एक तरह से कवर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है द सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज exempted which of the product from custom duty and agriculture infrastructure development cess। अब देखो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, सेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, जनरली करंट अफेयर स्टूडेंट ने कवर किया हुआ उनको भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक आध क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ऐसे आ सकते हैं जो थोड़े हार्ड होंगे। इसका आंसर जो आपका रॉ कॉटन था, लेकिन ये मैं कहूँगा ये हार्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो ऑप्शन है इनमें से ऐसे कौन सी लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो मैथिली लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, बाकी तमिल, कन्नड़ और उड़िया ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपका सीटेड 2022 में जनवरी के मंथ में ये पेपर हुआ है, इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो इन ऑप्शंस में बात करें, उड़िया, तमिल, मलयालम ये क्लासिकल लैंग्वेज है, हिंदी आपका क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सिमिलर क्वेश्चन आपके बाकी एग्जाम से उठा के दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में बात करें तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम और कन्नड़। अब क्लासिकल लैंग्वेज कैसे क्लासिफाई होती है, किनको हम मानते हैं क्लासिकल लैंग्वेज? तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्राइटेरिया बनाया गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज किसको हम मानेंगे। पहली बात तो ये कि जो लैंग्वेज है जिसको भी क्लासिकल लैंग्वेज बनना है वो 1500 से 2000 साल के टाइम पीरियड के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो ओरिजिनल इसकी जो ये जो लैंग्वेज है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि इसमें बोरोड पार्ट जो है नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई एंशिएंट टेक्स्ट होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, और जो इसकी हेरिटेज माने, या फिर फोर्थ क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो इसका मॉडर्न या जो लेटर फॉर्म है इससे ये डिफरेंट होनी चाहिए। तो लैंग्वेज शुड बी डिफरेंट, यानी कि जो अभी जो यूज़ की जा रही है लैंग्वेज उससे थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये आपके 4 क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो क्लासिफाई की जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो 6 लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम और कन्नड़ा, ये 6 लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो डांस फॉर्म का जो वीडियो था वो मैंने यूट्यूब पे आपको आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देता है हमारे पेड कोर्स में से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है, पेड भी आप देख सकते हो, जाके चेक भी कर सकते हो। इसके अंदर मैंने क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर 45 मिनट का वीडियो डाला है पेड कोर्स में से, और मैंने आपको सीधा बताया था कि क्लासिकल डांस फॉर्म में से क्वेश्चन आता ही आता है। कोई सा भी एग्जाम ले लो इंडिया का, उसमें क्लासिकल डांस फॉर्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक जो है वो नॉर्थ ईस्ट का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, और सतरिया डांस जो है आसाम का, वो जो है वो ईस्टर्न इंडिया का। तो ये वीडियो अगर किसी ने देखी होती तो एक क्वेश्चन तो 100% उनका कंफर्म होता है। और मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि क्लासिकल डांस फॉर्म से या कहें डांस फॉर्म से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। यहाँ पे देख सकते हो सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से एक भी आपको पता होगा ना, जैसे मान लो आपको पता है कि सतरिया जो है वो आसाम आसाम का है, तो इससे ही आपका हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कि आपका या तो फर्स्ट होगा कि फर्स्ट और थर्ड में ही आपका ये दिया हुआ है, तो यहीं से आपका हो जाएगा। अब देखो और एक आप पता लगा लो, जैसे कुचिपुड़ी आप देखोगे तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम आपका केरला का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जैसे भी मैंने आपको बताया, अगर किसी ने वीडियो भी देखा होता तो उसका काम हो जाता।
और ये वीडियो जो है पेड कोर्स में से फ्री में यूट्यूब पे अपलोडेड है। इस साल भी एग्जाम के पहले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं आपकी, जैसे मान लो स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, डांस फॉर्म हो गए, ये सारी वीडियोस जो है कुछ तो अपलोडेड है ऑलरेडी, वो आप जाके देख सकते हो। बाकी बहुत सारे आपसे रिलेटेड वीडियो जो है, कंप्यूटर से रिलेटेड, रीजनिंग, मैथ्स सबसे रिलेटेड कुछ कुछ वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उन वीडियोस से आप बेनिफिट ले सकते हो। बाकी अगर किसी को टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन करना है तो वहाँ पे सारा कुछ कवर किया ही जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने क्वेश्चन दिया था जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में आया था 2018 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन उसी तरह का यहाँ पे पूछा गया है, आपको मैच करने हैं, सेम वही क्वेश्चन है। और इसके अगर आप क्वेश्चन के डिटेल आंसर देखोगे तो उसके अंदर साफ मेंशन किया हुआ है हर स्टेट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेज है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये अगर किसी ने कवर कर लिया होता तो इससे ये पूरा डांस फॉर्म कवर हो जाता है। तो डिटेल सॉल्यूशन का यही आपका बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया द फर्स्ट भारत रत्न वॉज गिवन टू 3 पर्सन, यानी पहली बार जब भारत रत्न दिया गया था 1954 में, आज़ादी के बाद ये पहली बार दिया गया था। तो उस समय 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उन तीनों में से इन ऑप्शंस में कौन है? देखो सीवी रमन जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बाकी किसी को 1954 में भारत रत्न नहीं दिया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर कोर्स में आपने देखा हो, ये तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं किया था, ये कोर्स का पेड वीडियो था। इसमें आप देखोगे तो जो अवार्ड्स वाला सेक्शन था, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको, अवार्ड्स एंड ऑनर का जो सेक्शन था, उसमें जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस वीडियो के अंदर साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है भारत रत्न के बारे में। और भारत रत्न से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि फर्स्ट भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को दिया गया था 1954 में। तो अगर किसी ने वीडियो भी ध्यान से देखी है तो उसका काम हो जाता है यहाँ पे। अब ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किया गया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। इसमें भी पूछा गया हूँ अमंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड रेसिपिएंट। तो सीवी रमन जो है इसमें भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो टेस्ट सीरीज में आपने ध्यान दिया हो या कोर्स में अगर आप हो, तो दोनों जगह से ये कवर हो सकता था। अब देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। भारत रत्न से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ना, जो पुराने भारत रत्न दिए हुए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता, सारे इनमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। पहले 3 लोग कौन थे, सबसे उनमें सबसे पहले किसको दिया गया था? तो इन तीनों में भी सबसे पहले आपका सी राजागोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 आपका, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? पहला कौन था? पहला था आपके सी राजागोपालाचारी। अब देखो जो बाकी जो दो लोग हैं वो हैं आपके एस राधाकृष्णन और सी वी रमन। उनका नाम ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, तो ये आप ऐसे भी थोड़ा इजी हो जाता है। अगर उनके नाम भी ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तो आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी सी राजागोपालाचारी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले इनको तीनों में इनको दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले जो वीडियोस के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि सी राजागोपालाचारी जो है इनको सबसे पहली बार दिया गया था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन, हालांकि तीनों को ही 1954 में ही दिया गया था, लेकिन उनमें सबसे पहले सी राजागोपालाचारी को दिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो प्राइज का अगर करंट अफेयर आपने कवर किया हो तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। 2022 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो किसको मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी अर्नॉक्स। ये स्पेलिंग शायद थोड़ी इनकी मिस्टेक कर दी गई, यहाँ पे गलत लिख दी गई, बाकी जो भी है एडनॉक्स इनका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स के अंदर अगर आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर साफ मेंशन किया हुआ लिटरेचर के अंदर एनी अर्नॉक्स जो कि फ्रेंच ऑथर है, इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के अंदर। इनकी जो लिटरेरी वर्क है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज के अंदर एक दिया गया था जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारी टेस्ट सीरीज नहीं है, बाद का क्वेश्चन है, ये इस साल की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, एफसीआई मैनेजर 2000 दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फ्रॉम ईयर 2022, 2022 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एक मिनट, ये शायद 2022 का ही क्वेश्चन। ठीक है, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, शायद गलत लिख दिया है। ठीक है, इसको एक बार ईयर चेक कर लेना। डेट मैंने मेंशन कर दिया है, एफसीआई मैनेजर 10 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ था, बाकी डेट में चेक कर लेना, बाकी इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनी अर्नॉक्स। ठीक है, ये दिसंबर 2022 होगी, दिसंबर 2023 तो भी आया नहीं है। ठीक है, तो दिसंबर 2022 होगा, गलत यहाँ पे लिख दिया गया है। नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में ईयर 2022 में। देख सकते हो यहाँ पे एनी अर्नॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो ये आपके सारे 19 क्वेश्चन थे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। जो मैंने एक चीज़ अंडरलाइन करने की यहाँ पे कोशिश की पूरी वीडियो से, मैसेज यही है कि जो जीके का सेक्शन है बहुत वाइड सेक्शन है, पूरा सिलेबस आप कवर करने बैठे हो बहुत टाइम लगता है। उससे आधे टाइम में आप मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ कवर कर सकते हो। तो उनमें पहले उन टॉपिक्स को कवर करो। जीके का सेक्शन ऐसा है जो बाकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कवर करोगे तो वो आपके लिए काम ज़्यादा यूजफुल होगा, बजाय इसके कि आप पूरा सिलेबस पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठो। फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिर भी आप पढ़ सकते हो, बाकी एंट्रेंस में काम आएगा आपका, बाकी जो लॉ एंट्रेंस होता है उसमें काम आएंगे।
लेकिन आप पूरी साइंस पढ़ो, पूरी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ो और एक एक क्वेश्चन आपका आता है। और वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, उसको कवर करने का तरीका क्या है कि बाकी जो रेलेवेंट एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके के सेक्शन में, उनको आप कवर करो। कैसे कवर कर सकते हो? कोर्स ले सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। वो मेरे ख्याल से आपके लिए उतना बेनिफिट होगा नहीं, उतना आप कर नहीं पाओगे। बाकी कोर्स के बारे में आपको बता दूं, दो तरह के कोर्स हमारे, एक तो 3 ईयर लॉ का है और आपका एक है सीयूईटी पीजी एलएलबी का। सीयूईटी पीजी एलएलबी में सिंपल है, सीयूईटी पीजी का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है उसमें सीयूईटी पीजी का सिलेबस तो कवर होगा ही, इसके अलावा एमएचसीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसका सिलेबस भी कवर किया जाएगा। बेसिकली इन इन एग्जाम्स में आपका लीगल का सेक्शन जो है वो भी पूछा जाता है, तो लीगल का सेक्शन भी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर होगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर 3 ईयर लॉ वाला कोर्स लेते हो तो उसमें 3 ईयर लॉ की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। सीयूटी पीजी का कोर्स लेते हो तो सीयूटी पीजी की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। अगर आप कोर्स नहीं लेते, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो, तो उस केस में आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। सीयूटी पीजी की टेस्ट सीरीज, अब देखो टेस्ट सीरीज में दिक्कत क्या होती है, बाकी आपने टेस्ट सीरीज देखी होंगी, उसमें सिर्फ आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे दी जाती है और बहुत कम नंबर्स होते हैं उसके। लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज में आपको फायदा क्या है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इससे फायदा क्या होता है, मान लो आपने एक टॉपिक कवर किया, आपने मान लो पॉलिटी कवर करी, ठीक है, पॉलिटी का आप पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दे दोगे, फिर आप पूरे जीके का मान लो आपने 4-5 टॉपिक कवर कर लिया तो आप सेक्शनल टेस्ट दे दोगे। या मैथ का एग्जांपल ले, मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कवर किया, तो उसका पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे। फिर मान लो आपने मैथ के 5-6 क्वेश्चन कवर, 5-6 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, तो मैथ्स का आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। फिर मान लो आपने 3-4 सब्जेक्ट को कवर कर लिया, मैथ्स आपने थोड़ी कवर कर ली, थोड़ी रीजनिंग कवर कर ली, थोड़ी इंग्लिश कवर कर ली, जीके आपने थोड़ी पढ़ ली, तो फिर आप फुल लेंथ टेस्ट पे आ सकते हो। तो इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के और 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, इतने टेस्ट आप कर लेते हो। इन सबको मिलाकर अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 2,500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इन 2,500 क्वेश्चन के आपने सॉल्यूशन ठीक से पढ़ लिए, उस 80%, 80 to 90% पेपर जो है आपका इसी के आसपास बन जाएगा। अब मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन का टाइप है वो सेम रहेगा, बाकी डिजिट्स हो गए, थोड़ी अप्रोच में चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जीके वगैरह में मैंने आपको दिखा दिया इस तरह के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 3 ईयर लॉ वाली टेस्ट सीरीज है इसके अंदर सीयूईटी वाले तो पूरा सामान इसके अंदर मिलेगा ही। बाकी एमएचसीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सबके 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको अलग से भी मिलेंगे। इन सबके 5 एमएचसीईटी के, 5 पीयू के, 5 एयू के, 5 एलयू के, ये सबके 5। बाकी जो लीगल का सेक्शन होगा उसके अलग से भी सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके कोर्स से रिलेटेड हो गए। बाकी प्राइस की बात करें तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप कोर्स को ले सकते हो। एलएलबी 50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। कैसे आप कोर्स ले सकते हो, तो ऐप से ले सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करो, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वहाँ पे, कोर्स वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। चाहो तो वेबसाइट से भी ले सकते हो, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एलएलबी 50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है, 50% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो टेस्ट सीरीज है ड्यूअल एलएलबी की, वो आपको 750 में देखने को मिलेगी। जो कोर्स है वो आपको 2999 में देखने को मिलेगा। इतने में आप ले पाओगे कूपन कोड यूज़ करने के बाद। जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है वो आपको 1250 में मिलेगा। और जो आपका 3 ईयर लॉ वाला, और ये टेस्ट सीरीज जो 250 1250 में, और 3 ईयर लॉ की जो कोर्स है वो आपको 4499 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, अभी के लिए एक्टिव है। ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी क्वालिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी डेमो लेक्चर्स वगैरह आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल या मेरा व्हाट्सएप नंबर, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी कोई क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।